आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सभी प्रश्न DSSB की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं में आए हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए देखते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। DSSB की सभी परीक्षाओं में पहले प्रश्न पत्र में कुल 20 अंक की सामान्य हिंदी पूछी जाती है। ये प्रश्न बड़े ही आसान होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने मात्र से हम 20 में से 20 अंक ले सकते हैं। आप यहाँ सभी प्रश्नों के सामने उनका सही उत्तर भी देख सकते हैं। हरे रंग का चिन्ह आप देख सकते हैं, सही उत्तर के साथ लगाया गया है क्योंकि ये आंसर की है। पहला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी मानक है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है और आंसर की के हिसाब से चौथा विकल्प सही है, लेकिन लगता है यहाँ पर मिसप्रिंट है क्योंकि ये शब्द इस तरह से लिखा जाता है। शुश्रूषा शब्द की शुद्ध वर्तनी आप यहाँ पर देख सकते हैं। औरत शब्द किस भाषा का है? हम सभी जानते हैं हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से अनेक शब्दों को अपना लिया गया है। ये अरबी भाषा का है, पहला विकल्प सही है। यहाँ पर विराम चिन्ह की पहचान करनी है। किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जाना जाता है? छोटा जो कोमा होता है उसको हम अल्प विराम कहते हैं, पहला ही विकल्प सही है। दूसरे विकल्प में अर्धविराम दिया गया है, तीसरे विकल्प में विस्मयादिबोधक चिन्ह है और चौथे विकल्प में पूर्ण विराम दिया गया है। आप यहाँ पर सभी विराम एक साथ देख सकते हैं। आगे है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चयवाचक यानी कि जिनमें निश्चित जानकारी नहीं होती है। कुछ, कोई, किसी, चौथा विकल्प सही है। पहले विकल्प में भी आप देख सकते हैं कौन, किसे, किसने, लेकिन ये प्रश्न पूछने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं और इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। हमसे यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछे गए हैं, इसलिए पहले विकल्प के स्थान पर चौथा विकल्प सही होगा। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों को हम योजक की सहायता से जोड़ते हैं और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र होते हैं। मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, चौथा विकल्प सही होगा। जो साधना करता है वही फल पाता है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं, सरल वाक्य है। वह मेरे बिना पढ़ नहीं सकती है, ये भी सरल वाक्य है, चौथा विकल्प सही होगा। जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? अनादरत। अनादरत यानी कि जिसका आदर न किया गया हो, दूसरा विकल्प सही होगा। बाकी विकल्प भी हम देख सकते हैं। अपेक्षित, जिससे अपेक्षा की जाती है। अनाहुत, जिसको बुलाया नहीं जाता। अपमानित, जिसका अपमान किया जाता है, दूसरा विकल्प सही है। अनादरत, जिसका अनादर किया गया हो। कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द है। कुल यानी सभी और कुल यानी वंश, चौथा विकल्प सही है। कक्षा, दल, सभा और सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा के परिचायक हैं? ये सभी समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। कक्षा, एक से ज्यादा विद्यार्थी होते हैं। दल, एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं। सभा, एक से ज्यादा व्यक्तियों की होती है। सेना, एक से ज्यादा सैनिक होते हैं, पहला विकल्प सही होगा। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है? ये सभी अन्वय होते हैं, चौथा विकल्प सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? आप देख सकते हैं, दूसरा शब्द शुद्ध लिखा गया है। अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, इस वाक्य में कौन सा व्याकरणिक दोष है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अनेकों जो शब्द है वो अशुद्ध लिखा गया है, इसको अनेक ही लिखेंगे। अनेक का अर्थ अपने आप में ही एक से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है, तो अनेकों लोगों के स्थान पर अनेक लोग होना चाहिए। किस प्रकार का व्याकरणिक दोष है? संज्ञा दोष है, लिंग दोष है, सर्वनाम विषयक दोष है या वचन दोष है? यहाँ वचन दोष है क्योंकि अनेक शब्द अपने आप में ही नित्य बहुवचन है, उसको एक वचन या बहुवचन में अलग अलग रूप में हम प्रयोग नहीं करते हैं। अनेकों शब्द अशुद्ध है, वचन दोष है, चौथा विकल्प सही होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य में कुल कितने भेद किए जाते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद आप यहाँ पर देख सकते हैं। दशानन शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या है? यानी कि दशानन शब्द किस प्रकार का शब्द है? शब्द अनेक आधार पर विभाजित किए जाते हैं, तो दशानन शब्द किसी तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो ये हमारा योग रूढ़ शब्द है। दो शब्दों के योग से बना है लेकिन कोई तीसरा विशेष अर्थ प्रकट किया जा रहा है। दशानन यानी रावण का पर्यायवाची शब्द, चौथा विकल्प सही होगा।
आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। दूसरा विकल्प सही है। प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म कुल 5 वर्ण है का उच्चारण स्थल कौन सा है? अगर ध्यान देते हैं तो दोनों में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है बोलते समय, तो यानी कि तीसरा विकल्प सही है। अपनी ढपली अपना राग कथन का सटीक अर्थ है। अपनी ढपली अपना राग किसी नियम या व्यवस्था को न मानकर अपनी मन मर्जी करना। चौथा विकल्प सही होगा। स्वर संधि के कुल कितने भेद माने गए हैं? मुख्य रूप से 5 भेद माने गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये सभी 5 स्वर संधि के भेद हैं। मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आता है? व्याकरण की दृष्टि से मिलनसार शब्द क्या है? विशेषण है। किसी की विशेषता बताने के लिए हम कहते हैं कि वह बहुत मिलनसार है। तीसरा विकल्प सही होगा। इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका, जबकि उसने वाक्य को पूरा करना है। अकल के घोड़े खूब दौड़ाए। इस प्रकार से सही मुहावरे का चुनाव हमें करना है ताकि वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो सके। वाक्य के प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है क्योंकि शब्द को जब वाक्य के नियम में बांध दिया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वह शब्द ना कहलाकर पद बन जाता है। और वाक्य के नियम में बनने के बाद जब हम उसका व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देते हैं तो उसे हम विशेष रूप से पद परिचय कहते हैं। कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है? यानी यहाँ 2 शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, हमें देखना है विलोम शब्द कौन से नहीं है। सुधा गरल, सुधा होता है अमृत, गरल होता है विष। यश अपयश विपरीत हैं। कुटिल सरल विलोम अर्थ वाले हैं। उत्कर्ष उन्नयन ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। दूसरा विकल्प सही होगा। शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शक्र इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। ऐसुरारी देवता को कहते हैं। पंचबाण अनंग कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? विपन्न यानी जिसके पास कुछ नहीं होता, संपन्न यानी जिसके पास सब कुछ होता है। तीसरा विकल्प सही होगा। द्विरथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? द्विरथ हाथी को कहते हैं। द्वि यानी 2, रथ यानी कि आगे के दांत। हाथी के 2 आगे के दांत बड़े होते हैं, इसीलिए द्विरथ हाथी को कहते हैं। और हाथी का ही पर्यायवाची शब्द है गज। पहला विकल्प सही होगा। सुसुप्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? सुसुप्ति यानी सोने की अवस्था, जागृति यानी जगने की अवस्था। तीसरा विकल्प सही होगा। प्रस्तर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रस्तर होता है पत्थर, शैल, अश्म, पाषाण ये सभी पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। वारी पानी का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा विकल्प सही होगा। निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है? निर्मल यानी कि स्वच्छ, मलिन यानी कि मैला। पहला विकल्प सही है। विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण, विकर्षण। तीसरा विकल्प सही है। सारंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सारंग हिरण को कहते हैं यानी मृग। दूसरा विकल्प सही होगा। अश्व घोड़ा होता है, करी हाथी होता है, कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है यानी शेर का पर्यायवाची शब्द है। पहला विकल्प सही होगा। हिरण्य सोना होता है। अश्म पत्थर को कहते हैं। द्वीप कोई टापू होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जेठ, काजल, ऊंचा ये सभी तद्भव हैं। जेठ का तत्सम शब्द होगा ज्येष्ठ, काजल का कज्जल। ऊंचा शब्द का तत्सम शब्द होगा उच्च। अश्रु तत्सम शब्द है, संस्कृत का है, सीधा सीधा हिंदी में प्रयोग किया जाता है और इसका तद्भव रूप होगा आंसू, इसलिए चौथा विकल्प सही होगा। अनुराग शब्द का विलोम होता है अनुराग, विराग। पहला विकल्प सही है। वह खाना बना रही है वाक्य का काल है। किस काल में कार्य हो रहा है? खाना बना रही है। वर्तमान काल में और वर्तमान काल के भी अनेक भेद होते हैं, तो खाना पूरी तरह से नहीं बना है, क्रिया अभी भी चल रही है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल है। पहला विकल्प सही होगा। डिबिया शब्द में प्रत्यय लगा है। डिबिया, डिब्बा, धन, इया। यहाँ डिब्बा मूल शब्द है, उसमें इया प्रत्यय जोड़ने से डिबिया बना है और ई की मात्रा यहाँ पर छोटी आएगी। हम डिबिया शब्द को देख सकते हैं, छोटी ई की मात्रा लगी है, इसीलिए दूसरे और चौथे विकल्प में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो उत्तर कुंजी है, आंसर की है, इसलिए सभी विकल्प आंसर के साथ दिए गए हैं। लेकिन जब हम प्रश्न पत्र को देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास उत्तर नहीं होंगे। हमें ध्यान देना है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा प्रत्यय सही है।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। आप देख रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्द बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर चंद्र, छात्र, दश ये सभी तत्सम शब्द हैं और हमसे तद्भव पूछा है। कोयल हमारा क्या होगा? तद्भव रूप होगा। दूसरा विकल्प सही है। बहुत प्रिय के लिए मुहावरा है आंखों का तारा, बहुत प्यारा। पहला विकल्प सही होगा। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखों से ओझल होना, दूर जाना, आंखें चार होना, प्यार होना। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा कर्ता, कर्त्री। दूसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प और दूसरा विकल्प ध्यान से देखिए। चौथे विकल्प में कर्त्री लिखा है लेकिन दूसरे और तीसरे में कर्त्री, कर्त्री। दोनों में से सही विकल्प होगा दूसरा। वह धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। वाक्य में क्रिया विशेषण पद है। धीरे धीरे आना यानी क्रिया, आना जो है उसकी विशेषता है धीरे धीरे आ रहा है। तो क्रिया विशेषण वो पद होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। धीरे धीरे शब्द यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण। और किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के तरीके के बारे में बताया जाता है। क्रिया किस तरीके से पूरी हो रही है, तो यहाँ पर आना क्रिया है और किस तरीके से आया जा रहा है? धीरे धीरे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहला विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। यहाँ पर शहर संज्ञा है, किसी का नाम है। महाराष्ट्र भी संज्ञा है। आगमन यह क्रिया से बना है। और दूसरा विकल्प सही होगा ग्रामीण, गांव में रहने वाला ग्रामीण यानी कि यह विशेषण होगा। व्यंजन संधि का शब्द है सूर्योदय, अन्विति, सदैव, जगदीश। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। सूर्योदय में स्वर संधि है, अन्विति में स्वर संधि है, सदैव में स्वर संधि है। आप यहाँ पर सभी का संधि विग्रह देख सकते हैं। आगे पूछा गया है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। जो वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। ये हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। अनपढ़ शब्द में उपसर्ग लगा है अनपढ़। अन यहाँ पर हमारा उपसर्ग है। तीसरा विकल्प सही होगा। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नग, गिरि, पर्वत ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। शैलजा पर्वत से उत्पन्न होने वाली यानी पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। चौथा विकल्प सही होगा। तू चतुर है मगर मैं तुमसे भी ज्यादा, इस भाव को व्यक्त करने के लिए कौन सी लोकोक्ति सही होगी? तू डाल डाल मैं पात पात। तीसरा विकल्प सही होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, निष्पक्ष न्याय करना, दादा बड़ा ने भैया, सबसे बड़ा रुपया यानी कि सबसे बड़ा रुपया होता है। थोथा चना बाजे घना यानी कि दिखावा करने वाला। तीसरा विकल्प सही है। आगे है सरपट भागना के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? सरपट भागना यानी कि बहुत तेज से भागना, 9 2 11 हो जाना। दूसरा विकल्प सही होगा। उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है। पेंसिल की सहायता से यानी कि जब सहायता के अर्थ में से का प्रयोग होता है, से विभक्ति का प्रयोग होता है, करण कारक होता है। पहला विकल्प सही होगा। किनारा शब्द का पर्यायवाची है। कूल को हम किनारा भी कहते हैं। पहला विकल्प सही होगा। तीसरे विकल्प में छोटे उ की मात्रा के साथ कुल है। कुल का अर्थ होता है सभी और वंश, तो इसीलिए हमें परेशान नहीं होना है। ध्यान से देखेंगे बड़े उ की मात्रा के साथ कूल यानी किनारा। न करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकरणीय। पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द पहचानिए। अनार्य, मानवीय, कौमार्य, आर्य। तीसरा विकल्प सही है। कौमार्य का भाव होता है। कुमारी मूल शब्द से कौमार्य बना है। जैसे युवा से यौवन बनता है, बच्चा से बचपन बनता है, वैसे ही कुमारी से कौमार्य। तीसरा विकल्प सही है। कवि शब्द का बहुवचन अविभक्तिक होता है। अब यहाँ पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, बहुवचन लेकिन अविभक्तिक रूप से पूछा गया है। तो कवि का कवि ही रहता है। वैसे हमें लगता है कवियों, लेकिन कवियों विभक्तिक रूप के साथ होता है। यानी कि अगर हम कवियों शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसके पीछे हमें कारक विभक्ति लगानी ही होगी। लेकिन अगर विभक्ति नहीं लगानी है तो कवि हमारा एक वचन भी होगा और कवि हमारा बहुवचन भी होगा। 2018 की सभी ऑनलाइन भर्तियों में DSSB ने ये प्रश्न पूछा था और यहाँ पर मुनि शब्द भी दिया गया था, साधु शब्द भी दिया गया था, कवि शब्द भी दिया गया था। और सभी को यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमें लगता था कवि से कवियों बनता है, साधु से साधुओं बनता है, मुनि से मुनियों बनता है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है अविभक्तिक रूप, यानी कि अगर हम विभक्ति का प्रयोग ना करें तो कवि से कवि ही बनेगा बहुवचन में, मुनि से मुनि ही बनेगा। ये बार बार पूछा गया है, हर ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया है। तो अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किस तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। इसलिए यहाँ कवि का अविभक्तिक बहुवचन होगा कवि। दूसरा विकल्प सही होगा।
मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य किस काल का है? जा रहा हूँ यानी कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही है और पूरी क्रिया नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है। चौथा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हैं उसे चुनिए। आ, ई, उ। पहला ही विकल्प सही है, सभी स्वर दीर्घ हैं, इसलिए पहला विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। आय शब्द का विलोम शब्द होगा। आय यानी आमदनी, व्यय यानी कि खर्चा। आय व्यय, चौथा विकल्प सही होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है दात्री, सही विकल्प है दूसरा, क्योंकि मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास वाला शब्द छांटिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर, पहला विकल्प नहीं होगा। सुख दुख, यहाँ पर द्वंद्व समास है। रसोई के लिए घर शब्द में तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास है। यथा संभव, जितना संभव हो सके, ये हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास, तीसरा विकल्प सही होगा। स्वर संधि वाला शब्द है, स्वर संधि वाले शब्द की पहचान करनी है। अन्वय, यहाँ पर स्वर संधि है, तीसरा विकल्प सही होगा। बाकी का आप संधि विच्छेद देख सकते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। गाजर, आहट, अरहर, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अनार हमारा पुल्लिंग शब्द है। शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखें तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हम अच्छे से कर सकते हैं। कुलीन शब्द में प्रत्यय है कुलीन, यहाँ पर आप मात्रा देख सकते हैं, बड़ी की मात्रा है, इसीलिए इन प्रत्यय है। कुल, कुल में इन प्रत्यय जोड़कर कुलीन बना है, दूसरा विकल्प सही होगा। मात्राओं का ध्यान रखना है, छोटी और बड़ी में हम दुविधा में पढ़ सकते हैं। ये सभी प्रश्न DSSB की ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2018 के सभी प्रश्न पत्र थे। इस बार भी ऑनलाइन परीक्षा ही ली जाएंगी, इसीलिए इन सभी का अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको पहले से ही स्पष्ट होगा कि किस तरीके से परीक्षाएं होती हैं और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से आप अभ्यास कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।